प्यारे बच्चों, इस समय फ्लो ऑफ लिक्विड टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड का आज लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्योंकि हम लोग प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ये हम लोग स्टडी कर चुके थे। इसी पर बेस्ड होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। आओ स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड का लेक्चर नंबर 3। अभी हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स चल रहा है, इसके बाद से हाइड्रोस्टैटिक्स इसमें आएगा, जिसमें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी करना होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए वैलिड है और आइडियल लिक्विड के लिए वैलिड है। मतलब ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो और विस्कोसिटी उसमें ना हो, दैट इज आइडियल लिक्विड। क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल बेटा बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पर। अगर किसी भी आइडियल लिक्विड का अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसके ईच पॉइंट पर तीनों प्रकार के एनर्जी डेंसिटी का सम कांस्टेंट होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लें। जैसे यहां पर एक लिक्विड का स्ट्रीम लाइन फ्लो दिखाना है। ये ग्राउंड है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, आइडियल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूटी थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूला इसका बनाने में। कौन सा थ्योरम बेटा? कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। देखो, इस इंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा A2 है और यह है फ्लोइंग लिक्विड। ये एक्स इंड है इसका, ये वाई इंड है। एक्स इंड की ग्राउंड से हाइट इसको कहेंगे H1 और वाई इंड की ग्राउंड से हाइट ये कहलाएगा बेटा H2। ग्राउंड से हाइट मेजरमेंट किया जा रहा है। हाइट से बनेगा पोटेंशियल, स्पीड से बनेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर से बनता है प्रेशर एनर्जी। यहां पे वेलोसिटी है v1 और यहां पे वेलोसिटी है v2। यहां पे प्रेशर है P1 और यहां पे प्रेशर है y इन पे प्रेशर है P2। तो देख रहे हो बेटा, इसमें V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर X पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, Y पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो इसमें और X और Y पॉइंट पर देखा जाए तो X और Y पॉइंट पर बेटा तीनों प्रकार के एनर्जी डेंसिटी का जो सम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, क्या इसका स्टेटमेंट हुआ बर्नौलीज प्रिंसिपल का? फॉर आइडियल लिक्विड एंड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, sum of each type of energy density at each point will be same, remains constant, therefore Bernoulli's principle is based on energy conservation। ठीक है, ये डायग्राम है, इसी से फॉर्मूला डेवलप होगा। स्टेटमेंट ऑफ Bernoulli's प्रिंसिपल।
और आइडियल लिक्विड एंड फॉर इट्स कौन सा फ्लो बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ideal liquid and for streamline flow sum of each types of energy densities at each point remains constant। यानी एक एनर्जी अगर कम होगा तो दूसरी एनर्जी अपने आप ही बढ़ेगी, दूसरी एनर्जी कम होगी पहली एनर्जी बढ़ जाएगी। Hence, we can say that Bernoulli's principle is based on the energy कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। मतलब प्रेशर एनर्जी डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, फ्लो ऑफ लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसका सम क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसलिए अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, इसका सम कांस्टेंट होगा। देख रहे हो, तीन प्रकार की एनर्जी डेंसिटी हमने बताया था, रो GH, हाफ रो V स्क्वायर, प्रेशर, इसका सम कांस्टेंट होता है। इसमें से एक एनर्जी अगर घटेगी तो दूसरी एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी बेटा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहां पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको कहा जा सकता है बेटा कॉन्सेप्ट एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये तो बेटा इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद से इसी डायग्राम से अभी हम फॉर्मूला डिराइव करा दे रहे हैं, बड़ा आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। ये बेटा स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट ही इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका फॉर्मूला हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। तो अब आओ क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन है डिराइव कर लेते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल का डेरिवेशन, तो इसमें करना यह है डेरिवेशन में बेटा कि ये जो डायग्राम है इसमें अगर देखा जाए तो ये फ्लो ऑफ लिक्विड का ये x पॉइंट है, x इंड है, ये y इंड है। तो जब लिक्विड x इंड से
y इंड पे जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में बेटा इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में से हाफ एम v2 स्क्वायर में से हाफ एम v1 स्क्वायर क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और देखो H1 क्या है, H1 H2 से ज्यादा है, ये वाला इंड ग्राउंड से अधिक हाइट पर है, ये वाला कम हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट फाइंड करना है, और उसके बाद से टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी फाइंड करना है लिक्विड की, और उसको जब लिक्विड फ्लो करता है तो बेटा वर्क करना पड़ता है लिक्विड के द्वारा, उसको वर्क डन के बराबर कर दें। टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्लोइंग लिक्विड। फट से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, डिराइव हो जाता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ flowing liquid between x and y points, x और y पॉइंट के बीच इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे क्योंकि बाद वाला ज्यादा होगा, तो हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। तो यहां से देख लो आगे बेटा, इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें x और y पॉइंट के बीच इतने की लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बेटा, इंक्रीमेंट हुई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसा डायग्राम तुम देख रहे हो H1 H2 से क्या है, ज्यादा है। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर लें, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड बिटवीन x and y पॉइंट्स। डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू कह लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से बाद वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि शुरू वाला ज्यादा है, तो हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2, बेटा mg कॉमन हो गया और ये हो जाएगा H1 माइनस H2। अच्छा यहाँ ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो मास लेकर चला जाता है पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम उसमें फ्लो कर रहा है, उसका जो मास होता है वो मास लेकर चल रहा है। यहाँ मास पर सेकंड में, एक सेकंड में जितना मास फ्लो कर रहा है उतना मास लेकर चला जाता है, पर यूनिट टाइम का पूरा कहानी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो आ गया बेटा mg ब्रैकेट में H1 माइनस H2, ये हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन। इसलिए यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लें, टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें लिक्विड की कितनी एनर्जी इंक्रीमेंट हुई बिटवीन x एंड y, x और y के बीच। तो ये जो टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी होगा, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया उसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया उसको माइनस करोगे तभी तो ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा। और ये देख लो आया था हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस ये हो गया डिक्रीमेंट पोटेंशियल एनर्जी mg, और ये आ गया बेटा H1 माइनस H2। ठीक है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2, ये टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी। अब ये एनर्जी किसके बराबर होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड जब फ्लो करता है तो वह वर्क करता है, उसको वर्क डन के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर लें बेटा, वर्क
वर्क डन बाय द फ्लोइंग लिक्विड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो बेटा एक्स इंड पर डायग्राम में तुम देखो ना, डायग्राम में एक्स इंड पे लिक्विड एंट्री कर रहा है और वाई इंड पे जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एक वर्क डन पॉजिटिव होगा और जब बाहर निकलेगा वहां वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। एक वर्क डन पॉजिटिव तो हो जाएगा W1 प्लस माइनस W2। देखो एक वर्क डन पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब यही वर्क डन टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी के बराबर कर दें, इसलिए टोटल वर्क डन by the flowing liquid, total work done by the flowing liquid, total work done by the flowing liquid is equal to total increment in एनर्जी ऑफ लिक्विड। देख रहे हो, तो टोटल वर्क डन कितना है W और टोटल इंक्रीमेंट इन एनर्जी कितना है देख लो। टोटल इंक्रीमेंट एनर्जी हमने बताया है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां से आ जाएगा बेटा हाफ m ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2। W का वैल्यू है बेटा x इंड का वर्क डन माइनस y इंड का वर्क डन। एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, क्योंकि एक जगह लिक्विड एंट्री कर रहा है एक जगह एग्जिट कर रहा है। देख रहे बेटा, अब हम लोग क्या करें, वर्क डन फाइंड कर ले। नाउ इसको फोर्थ इक्वेशन का हल है, बाद में रख लेंगे। वर्क डन W1 W2 ये हो जाएगा बेटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स को लिख दें बेटा प्रेशर P1 A1 D1 और ये हो जाएगा बेटा P2 A2 D2। फोर्स को हमने प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है बेटा, यहां पे अगर हम लोग बात करें अब कि जो वेलोसिटी v1 होगा वो होगा बेटा d1 अपॉन t, बट जो t होगा वो कितने सेकंड हम लेके चल रहे हैं बेटा, पर सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है उतने का मास लेके चल रहे हैं। इसलिए इसको हम लोग केवल क्या कह देंगे बेटा, d1 कह देंगे। इस तरह से v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t इज इक्वल टू केवल d2 कह देंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन मिला हम लोगों को, यहां से ये वैल्यू P1 A1 और D1 को लिख देंगे बेटा V1 और ये हो जाएगा बेटा P2 A2 V2। देख रहे हो, P1 A1 V1 और ये हो गया बेटा P2 A2 V2। बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड जो होगा V अपॉन T, ये सबको पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू बेटा A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, इसको लिख दो बेटा मास अपॉन डेंसिटी और टी का वैल्यू पर सेकंड। हर जगह पर सेकंड का कॉन्सेप्ट चलेगा,
देखो यम अपान क्या हो जाएगा, रो, यानी A1V1 और A2V2 को हम लोग m अपान रो कह देंगे। इसलिए जो वर्क डन आ गया W1 माइनस W2 इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट में H1 माइनस H2। W1 का वैल्यू देखो कितना आया, ये लिख दो P1 A1 V1, ये आ गया P2 A2 V2। इसको लिख दो बेटा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इज इक्वल टू हाफ m इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट में H1 माइनस H2। ठीक है, अब यहां पर देख लो P1 और A1 V1 को क्या कह देंगे, यम अपान रो, यम अपान डेंसिटी माइनस P2 और ये हो जाएगा यम अपान डेंसिटी हाफ यम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। अब इसमें तुम देखो बेटा तो m कॉमन और डेंसिटी कॉमन, ब्रैकेट में आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये मास कैंसिल हो गया, और ये डेंसिटी बेटा इधर आ गया। पर सेकंड का कॉन्सेप्ट चलता है पूरा पूरा कहानी पर सेकंड वाली। अब इस डेंसिटी दो रो इधर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा रो इधर आ जाएगा और यहां हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा रो जी ब्रैकेट में H1 माइनस H2, यहां हो जाएगा P1 माइनस P2। इसलिए ये आ गया बेटा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, डेंसिटी इधर आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी ब्रैकेट में H1 माइनस H2। ये आ गया बेटा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो जी H2। अब क्या करो बेटा P1 को उधर रहने दो और इसको उधर लाओ, देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 को इधर लाओ, देखो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। कुछ आया समझ में? देखो बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब दो पॉइंट पर हम कौन कौन सा पॉइंट लेके चले, एक्स और वाई पॉइंट। एक्स और वाई पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का सम इक्वल टू है दूसरे पॉइंट के प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर एनर्जी डेंसिटी का सम। आ रहा समझ में? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, आइडियल लिक्विड के लिए किसी भी पॉइंट पर बेटा तीनों प्रकार के एनर्जी डेंसिटी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का सम कांस्टेंट होता है।
इट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसी को बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का सम क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट हो गया। फॉर हॉरिजेंटल फ्लो, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं। हॉरिजेंटल फ्लो में H1 और H2 इक्वल हो जाएगा। जब H1 H2 इक्वल हो जाएगा तो ऐसे में रो GH दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तब आएगा बेटा प्रेशर एनर्जी डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि जब आंधी तूफान आता है तो कुछ ऐसे मकान होते हैं जो टिन शेड के बने होते हैं। तो टिन शेड के ऊपर, नीचे क्या है, रूम है, उसमें एयर का फ्लो नहीं होता, लेकिन टिन शेड के ऊपर एयर का फ्लो होता है। वहां काइनेटिक एनर्जी एयर की बढ़ जाती है, टिन शेड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वहां प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और नीचे एयर का फ्लो 0 होता है उस रूम में, टिन शेड के नीचे, जिसके वहां प्रेशर क्या होता है? ज्यादा रहता है। और टिन शेड के नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर यहाँ ऊपर कम हो जाता है, जिससे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, टिन शेड बेटा ऊपर उठ जाता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। बड़ा अच्छा एग्जांपल है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। मतलब प्रेशर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी, आंधी तूफान आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वहां प्रेशर कम हो गया, और उसके नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर उठ जाता है सिस्टम, और हवा के साथ उड़ करके एक शहर से दूसरे शहर में चला जाता है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाएगा, मतलब वह उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो देख रहे हो, अगेन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा? कांस्टेंट। इसमें क्या करो, रो G से डिवाइड कर दो, प्रेशर अपान देखो रो G, और ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से देखो कितना अच्छी बात, हमने क्या किया, रो जी से डिवाइड किया, तो P अपान रो जी प्लस V स्क्वायर अपान 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या है ना कि ये देखो H सबका डायमेंशन अब होता है हाइट का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, इसलिए इसमें P अपान रो जी ये कहलाता है बेटा प्रेशर हेड, V स्क्वायर अपान 2G वेलोसिटी हेड दैट इज काइनेटिक एनर्जी हेड, और H कहलाता है बेटा ग्रेविटेशनल हेड। हेड का मतलब होता है बेटा हाइट। तो हेड अगर कहेगा बताओ प्रेशर हेड कितना होता है, तो कहोगे P अपान रो इंटू जी। वेलोसिटी हेड कितना होगा? V स्क्वायर बाई 2G। और ग्रेविटेशनल हेड कितना होगा? H। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, तीनों प्रकार के हेड का, देख लो तीनों प्रकार के हेड का, यानी प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और ग्रेविटेशनल हेड का सम फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसलिए P अपान रो जी, एक है V स्क्वायर बाई 2G, एक है H। ये कहलाता है बेटा प्रेशर हेड, ये कहलाता है बेटा वेलोसिटी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड भी कहते हैं, और ये कहलाता है बेटा ग्रेविटेशनल हेड। तीनों प्रकार के हेड का सम कांस्टेंट होता है, और हेड का मतलब हाइट, इसलिए P अपान रो जी का डायमेंशन इक्वल टू V स्क्वायर बाई 2G का डायमेंशन
इक्वल टू h का डायमेंशन। देख रहे हो, हाइट का डायमेंशन होगा, क्योंकि हेड का मतलब ही हाइट होता है। तो तीनों प्रकार के हेड का सम कांस्टेंट रहता है। तो दो तीन बात याद रखना है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल आइडियल लिक्विड के लिए वैलिड है, साथ में हम कह सकते हैं कि यह स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वैलिड है, और किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्या इसका स्टेटमेंट है, फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, आइडियल लिक्विड के लिए, तीनों प्रकार की एनर्जी डेंसिटी का सम किसी भी पॉइंट पर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। मतलब एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है, एक एनर्जी कम होगी दूसरी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा देख लो, 25 नंबर क्वेश्चन है, AIPMT 2015 में पूछा भी गया है। A wind with speed 40 meter per second blows parallel to the roof of a house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be। देख रहे हो बेटा, एयर की डेंसिटी दे दिया है, मतलब एक वही हमने टीन सेट का जो नाम लिया, एक रूम है जिसमें कि छत है, तो उसके ऊपर एयर का फ्लो होने लगा, नीचे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस छत पर कितना एयर के फ्लो के कारण कितना फोर्स काम करेगा और किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो हमने बताया ना कि जब एयर का फ्लो छत के ऊपर ऐसे होता है तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर कम रहता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसी प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, और टीन सेट होगा तो टीन सेट ऐसे ऊपर उठ जाएगा और हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, ठीक है। देखो ये रूम है, इसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर वेलोसिटी जो है एयर का 0 है, लेकिन इसके ऊपर एयर का चूंकि फ्लो होने लगा, एयर फ्लो, यहाँ पे वेलोसिटी बनेगी, यहाँ का प्रेशर बेटा P होगा, और चूंकि वेलोसिटी इसमें आ गया इसलिए प्रेशर यहाँ कम हो गया। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर अपने आप कम होगा। हम लोग अप्लाई करते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल दो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, एक अप्लाई करेंगे इस रूफ के छत के ऊपर, ये रूफ है, और एक अप्लाई कर देंगे छत के नीचे, तो हो जाएगा बेटा P1, और हॉरिजॉन्टल फ्लो है इसलिए रो जीएस नहीं रहेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो छत के ऊपर प्रेशर बेटा P है, हाफ रो इंटू V स्क्वायर है, इज इक्वल टू छत के नीचे एयर का फ्लो नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा P नॉट माइनस P, यानी प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना क्रिएट हुआ, हाफ रो V स्क्वायर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसलिए P नॉट माइनस P इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ लिख देंगे फोर्स अपॉन रूफ का एरिया इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, इसलिए देखो फोर्स आ गया हाफ रो V स्क्वायर और रूफ का एरिया, और ये फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम हो गया, क्यों कम हो गया, एयर के फ्लो के कारण, अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगेगा। अब अगर वैल्यू रख दो तो हो गया हाफ, और डेंसिटी का वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दिया है, यहाँ देख लो 1.2 MKS यूनिट में, तो चलो भाई 1.2 रख दो। वेलोसिटी एयर का क्या दिया है ये भी देख लो, एयर की वेलोसिटी यहाँ दिया है 40 मीटर पर सेकेंड,
और एरिया दिया है 250, तो यहाँ लिख दो 40 इंटू 250, तो ये कट के बेटा 20 आ गया। इसको सॉल्व हम लोग अगर कर लें, इसको सॉल्व करने पे ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर 5, 2.4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन का फोर्स उस छत पर लगेगा, उस रूफ पर लगेगा, और किधर लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिससे अगर वो टिन सेट होगा बेटा तो टिन सेट ऊपर उठ जाएगा और हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। ये सब एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अच्छा, अलग से हम लोग हेडिंग भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। जो ऑलरेडी देख रहे हो बेटा, आईआईटी मेंस 2011 में पूछा है, 23 नंबर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट। वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम द टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर 10 into 10⁻³ meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance of 2 into 10⁻⁻1 meter below the tap is close to. देख रहे हो बेटा, और टैप का मतलब जो नल होता है, जो टोंटी होता है, जैसे वाटर नीचे गिरता है, इस तरह से बनाया जा सकता है इसको, वैसे रहता है टोटी, ठीक है। तो यहां से जो वाटर नीचे गिर रहा है, ऐसे, इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे वाटर नीचे गिरेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा कम होता जाएगा, देख रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा, ये वाटर नीचे गिर रहा है। कहीं भी हम लोग नल से देखते हैं वाटर नीचे गिरता है तो पहले उसका डायमीटर ज्यादा होता है, वाटर फ्लो का डायमीटर ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे वाटर फ्लो का डायमीटर कम होता जाता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बेटा होगा v1, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगा वाटर का v2, यहाँ पे डायमीटर है d1, यहाँ का डायमीटर बेटा पूछ रहा है, और ये दिया है कितने कितने डेप्थ पर, कितने नीचे, तो वो दिया है सब क्वेश्चन में, देख लो। 2 into 10⁻1 मीटर यानी 0.2 मीटर, और डायमीटर दिया है शुरू का 8 into 10⁻³ मीटर, तो यहाँ का डायमीटर दिया है d1, 8 into 10⁻³ मीटर, ये डायमीटर क्या करना है, फाइंड करना है, यह है 0.2 मीटर, ठीक है। और ये वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऐसे में क्या है, हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ये अप्लाई कर दें A1 V1 इक्वल टू A2 B2 कंटिन्यूटी थ्योरम, तो हम लोग आराम से यहाँ का अगर एरिया निकाल लें यहाँ का, तो यहाँ का डायमीटर निकल आएगा, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ की वेलोसिटी आएगा। तो इसकी वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ और यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर दो इस पॉइंट पर, और या तो काइनेमेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। किससे, काइनेमेटिक इक्वेशन से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, v2 बराबर रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस 2gh, v1 का वैल्यू है 0.4, 2
G का वैल्यू 10, H का वैल्यू 0.2, और ये आ गया कितना 4.16, 2.04, यानी लगभग 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी आ गया V2 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ वेलोसिटी कम है और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो गया, तो वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। अब लगा दे कंटिन्यूटी थ्योरम, इसलिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हो गया पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2, पाई से पाई कट गया, इसको डायमीटर बदल सकते हैं, D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर V1 अपॉन V2, ठीक है। अब D1 का वैल्यू तो रखो, कितना है D का वैल्यू 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। V1 का वैल्यू बेटा 0.4, V2 का वैल्यू आ गया 2, ये कट गया, ये आ गया 64 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 0.2, ये आ गया बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 12.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये D2 का स्क्वायर आया बेटा, तो रूट ले लो, ये नियर अबाउट 3.6 आएगा, जैसा ऑप्शन दिया है, हाँ 3.6 आ गया, 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर का डायमीटर। कम हो गया डायमीटर, देख लो क्यों कम हुआ, क्योंकि वेलोसिटी बेटा बढ़ गई। कंटिन्यूटी थ्योरम कहता है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी डायमीटर, रेडियस, ये सब कम हो जाएगा। अच्छा, जो फव्वारा होता है, फव्वारा में तुम देखते हो बेटा कि फव्वारे में वाटर नीचे से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे नीचे वेलोसिटी ज्यादा होती है, ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती जाती है, वेलोसिटी कम होने से उसका एरिया बढ़ता चला जाता है, इसलिए फव्वारा ऊपर जाकर के चारों तरफ फैल जाता है। तो जो फव्वारा का कांसेप्ट होता है और जो टैप से वाटर नीचे गिरता है, इन दोनों का कांसेप्ट जस्ट अपोजिट होता है। टैप से जो वाटर नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एरिया कम होता जाता है, फव्वारे में वेलोसिटी कम होती जाती है, एरिया उसका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए फव्वारा में देखते हो बेटा जो वाटर ऊपर जाता है तो चारों तरफ फैल जाता है, कितना अच्छा लगता है। ये सब बर्नौलीज प्रिंसिपल पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, कंटिन्यूटी थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। तो आज हमने कंप्लीट बर्नौलीज प्रिंसिपल बता दिया, स्टेटमेंट लगा दिया, डेरिवेशन तक करा दिया, क्वेश्चन करा दिया। अब अगले लेक्चर में इसका हम एप्लीकेशन बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, तब जाके फ्लो ऑफ लिक्विड फिनिश होगा। उसके बाद से हाइड्रोस्टैटिक्स आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स थ्योरम, पास्कल्स लॉ, ये सब हम लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।